जिसमें हम लाजवाब हम दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इसमें जो लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चंस है वो आपके 2018 से लेके 2022 तक 2023 तक एमपी टेट में पूछे गए प्रश्नों का कम्बिनेशन है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। बाकी सभी क्लासेस चल रही जिसका प्लेलिस्ट भी आप लोगों को दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सभी लोग आप लोग जानते हैं ये टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार आवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते सभी लोग तैयार रहिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्लास नंबर 22 का, कि बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है? परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता या मित्र करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसकी होती है बालक के विकास में? क्योंकि बालक का विकास जो है बचपन यानी कि शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, भ्रूणावस्था से शुरू हो जाता है। तो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भ्रूणावस्था में यानी उसके साथ रहने वाले माता पिता। देखिए, परिवार के सदस्य भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, लेकिन बालक के विकास से महत्वपूर्ण भूमिका कौन होता है? माता पिता। और ये आपके एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। किसमें साथियों? 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपके एग्ज़ाम में आया हो तो सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि ठीक है। चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि गर्भधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था, डिंब अवस्था या बीज अवस्था कहलाती है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक बनना। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया? केवल गर्भाधारण की प्रथम अवस्था, और वह कहलाती डिंब अवस्था। तो इसका जो होता है डिंब अवस्था का जो दिवस कितना होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया कि चलना सीखना क्या होता है? जब कोई बच्चा, बालक बालिका चलना सीखता है तो उसको लक्षण होगा शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, व्यवहार, क्या बोलेंगे? सभी लोग बताइएगा। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जिनका सपना है एमपी टेट एग्जाम को फतेह करना, तो चलना सीखना क्या है? ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपने सही जवाब उस समय दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो अब दे दीजिए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, उससे भी अच्छी बात हो जाएगी। तो चलना सीखना किस प्रकार का हो जाएगा? क्रियात्मक विकास हो जाएगा, क्योंकि बच्चा चलेगा, सीख रहा है, चलना सीख रहा है तो कहीं कहीं क्रिया भी करेगा बच्चा। ठीक है, क्रियात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकादमिक पाठ्यक्रम जो होता है लिंग भेद को कैसे बढ़ावा देता है? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि अकादमिक पाठ्यक्रम जो होता है वह लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ाता है? पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों को बहुत कम उल्लेख करता है। पुरुष और महिला छात्रों के बीच अनैतिक ग्रेडिंग देता है। ये केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम पर केंद्रित करना होता है। या कह सकते हैं कि महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा के प्रति असमान निर्धारण। अब हमें प्रश्न को समझना है। अकादमिक पाठ्यक्रम मतलब पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना, यह कहलाएगा अकादमिक पाठ। इसमें लिंग भेदभाव को ये बढ़ावा देता है। तो अकादमिक पाठ्यक्रम क्या करता है? लिंग भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये एमपी टेट 2018 में शायद आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, लिंग विभाजन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच विभाजन, पुरुष महिला के बीच जैविक अंतर, पुरुष महिला के अनुपात, या समाज के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं की पदानुक्रमिक आपकी भूमिकाओं की? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, तैयारी अभी से लग जाइएगा। अपने माइंड की मेमोरी में एक क्वेश्चन को सेव कर लीजिएगा। अब देखिए, लिंग विभाजन, लिंग से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। जेंडर पक्षपात, लिंग पक्षपात, जेंडर, लिंग एक ही बात है। और यहाँ से आपको पता है पूरे 150 क्वेश्चन में 8 से 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। तो लिंग विभाजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन बेहतरीन लाजवाब आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, लिंग विभाजन के रूप में परिभाषित की बात कर रहे हैं तो समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं की पदानुक्रमिक जो भूमिकाएं होती, ये सबसे ज़्यादा लिंग विभाजन को परिभाषित किया जा सकता है। समाज के अंतर्गत जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी पदानुक्रमिक भूमिकाओं की बात कर रहे हैं।
अगला प्रश्न समझ लेते हैं, आपका फीडबैक जान लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यह कथन किसके सिद्धांत को संदर्भित करता है? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, ये पिछली बार पूछा गया था कई बार, इस बार हमने चर्चा भी किया था, चाहे हम प्रैक्टिस सेट की बात करें, क्लास की बात करें। जिन्होंने ध्यानपूर्वक हमारे पूर्व प्रैक्टिस सेट क्लासेस देखा होगा तो वे 2022 के एग्जाम में वर्ग 3 में अवश्य फतेह और सफलता प्राप्त की है। काफ़ी लोगों ने सफलता प्राप्त की है, काफ़ी लोगों ने गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, वो आज भी कनेक्टेड है हमसे, गवर्नमेंट जॉब वो लोग जो है प्राप्त कर चुके हैं। तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यह कथन किसके सिद्धांत को जो संदर्भित करता है? निरंतरता के, एक रूपता के, एकात्मिकता के या व्यक्तित्व भिन्नता की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो यह व्यक्तित्व विभिन्नता कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, मतलब व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं, सभी एक समान नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखिएगा, लिंग या स्कीमा जो होता है, जो जेंडर स्कीमा होती है, सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जीन पियाजे जी, एरिक्सन, कोहलबर्ग या सांड्रा बेम की बात हो रही। तो आप सभी लोग जानते हैं जो लिंग स्कीमा, जेंडर स्कीमा, ये सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जीन पियाजे जी, एरिक्सन, कोहलबर्ग या सांड्रा बेम की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं लिंग स्कीमा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सांड्रा बेम इज द राइट आंसर। ये आपके एमपीटेट में पूछा गया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित कौन सा मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक, पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? आत्म प्रभावकारिता, पारस्परिक नियतिवाद, व्यक्तित्व सिद्धांत या ऊर्ध्वपातक की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी अल्बर्ट बंडूरा का जिक्र होता है और इनके द्वारा प्रस्तावित मॉडल व्यवहार, संज्ञानात्मक, पर्यावरणीय कारकों के आधार पर मानव कार्य और व्यक्तित्व की व्याख्या की बात की जाती है तो आपका जाता है पारस्परिक नियतिवाद इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए साथियों बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? अक्सर पूछा जाता है प्रभावित करता है, लेकिन आपको क्या बताना है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? परिवार की गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह की कमी या घरेलू कलह। अब देखिए बालक के मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र हुआ है तो मानसिक स्वास्थ्य में देखिए परिवार में अगर गरीबी तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य में इसका प्रभाव पड़ता है। अगर स्नेह की कमी इससे भी पड़ता है, बच्चा अपने आप को कुछ अलग समझता है, दूसरों से अलग समझता है, पर क्योंकि प्रेम में बहुत सारी चीज़ें ताकत होती हैं। अगर माता पिता बच्चे को प्रेम पूर्वक सब चीज़ें करते हैं तो बच्चे को उत्साह करते हैं। कई बार बच्चा टूट जाता है, डीमोटिवेट होता है, उसको बच्चे को नकारात्मक पे पहुंच जाता है तो आपको सकारात्मक मैसेज देना पड़ता है, बातें करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, घरेलू कलह भी ऐसे होते हैं, घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा होती है, उससे भी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लेकिन कक्षा में नींद आना, इससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों आपके होंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई। ये आपके एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न था, आप सभी लोग जानते भी हैं। विकास का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, कल्पना में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन या भावना में परिवर्तन। सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, विकास का अर्थ क्या होता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन। जो आपका पहले व्यवहार था, आपने कुछ सीखा, व्यवहार में परिवर्तन आया, मतलब आपके विकास हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा मानसिक विकार नहीं है? मिर्गी, गठिया, तांत्रिक रोग या मनोवृत्ति। देखिए चाहे मिर्गी की बात करें, तंत्रिका की, मनोवृत्ति की, ये तीनों मानसिक विकार कहलाते हैं। लेकिन जो गठिया होता है ये मानसिक विकार नहीं होता। गठिया वह चीज़ होती है जो आपके जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, जहाँ जॉइंट होते हैं हमारे शरीर में वहाँ पे ये दर्द होता है, उसी को गठिया बोला जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है? पड़ोस की पसंद, लिंग, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता या पोषण स्तर की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक आर्थिक इससे क्या प्रभावित होता है? पड़ोस की पसंद भी होगा, लिंग भी हो सकता है, पोषण होता है, लेकिन स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, ये समाज की आर्थिक स्थिति इससे नहीं प्रभावित होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है,
और समझ के साथ हमें फीडबैक भी करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग वर्णन करता है। जो लिंग है ना, जैसे मेल फीमेल जेंडर 3 प्रकार के होते हैं, तो लिंग का सामाजिक निर्माण जो होता है लिंग का वर्णन करता है। किस लिंग का वर्णन करता है? जैविक लिंग के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय, जैविक लिंग के आधार पर व्यवहार और विशेषताएं, एक व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष या महिला इंटरसेक्स होता है, या प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। तो लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग का जो वर्णन करता है वह कौन सा वर्णन करता है कि प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं? लिंग भेद, लिंग या पितृतंत्र से जुड़े होते हैं? सभी लोग बताइएगा। जो जानते हैं कमेंट कीजिए, जो नहीं जानते हैं सोच कर कमेंट कीजिए। पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं? लिंग से जुड़े होते हैं। XX फीमेल का होता है, XY मेल का होता है। अगर फीमेल का X गुणसूत्र मेल का गुणसूत्र X मिलते हैं तो XX अर्थात लड़की होगी, फीमेल होगी। अगर फीमेल का X गुणसूत्र मेल का Y गुणसूत्र तो XY गुणसूत्र हो जाते हैं, तो कि मेल की प्राप्त होगी। तो मेल और फीमेल की प्राप्त कैसे होते हैं? ये गुणसूत्र से होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आमतौर पर बच्चे जो होते हैं किस लिंग स्टीरियोटाइप बनाते हैं? आमतौर पर बच्चे जो होते हैं किस लिंग को स्टीरियोटाइप बनाते हैं, ये आपको बताना है। कि लिंग विशिष्ट गतिविधियों के कारण समाजीकरण नहीं होने पर, विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर, दोनों लिंगों के बच्चों के साथ लिंग निष्पक्ष दोस्ती बनाए रखकर, या दोनों लिंगों के साथियों में कामुकता बनाकर। तो आमतौर बच्चे किस लिंग स्टीरियोटाइप बनाते हैं? वह कहलाता है विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करके बनाया जाता है। 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, ये करंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, सिद्धांत के अनुसार पुरुषों महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है? सामाजिक निर्माणवाद, अंतरानुभागी, लिंग अनिवार्यता या लिंग प्रदर्शन। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शन दिए गए। तो जिस सिद्धांत के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय होता है, वह होता है लिंग अनिवार्यता। जी हाँ साथियों, लिंग अनिवार्यता सिद्धांत के अनुसार पुरुष और महिला के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग अपरिवर्तनीय होता है, तो वह लिंग अनिवार्यता का सिद्धांत कहला जाता है। अगला प्रश्न है, एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या हठी बालक। आप देखते होंगे जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे या बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, अक्सर कहीं ना कहीं आप स्टडी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यानपूर्वक देखना है। क्या देखना है? कि जब कोई बालक बालिका छात्र छात्राएँ शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क अगर करते हैं, तो तर्क वितर्क कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली बालक होगा, बच्चे में पूछने की क्षमता है, प्रश्न करने की क्षमता है, ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी पर आ जाएगा। अगला प्रश्न, मेघ चित्त परीक्षण इनमें से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अभिरुचि, रुचि, व्यक्तित्व या बुद्धि। तो मेघ चित्रण की परीक्षण की बात हुई है, तो ये ध्यानपूर्ण है, ये मेन पॉइंट है। तो मेघ चित्र परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो वह व्यक्तित्व मापन में होता है। तो मेघ चित्र परीक्षण यानी व्यक्तित्व, ये पॉइंट आपको याद रखना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। जो चीज़ें आप सेव करते जाएंगे वही एग्जाम हाल में काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। व्यक्तिपरक तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपी तकनीक या प्रयोगात्मक तकनीक की बात करते हैं। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कई बार पूछा गया, क्लास पर भी हमने जिक्र किया है। जब भी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात करेंगे तो पिछले बार वर्ग 3 2022 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है, यह प्रक्षेपी तकनीक कहलाती। प्रा से प्रासंगिक, प्रा से प्रक्षेपी, याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में स्टोर कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं?
केवल अधिगम शैली, केवल प्रेरणा, केवल रवैया या अधिगम शैली, प्रेरणा, दृष्टिकोण और मूल्यों की बात हो रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब लोग अध्यापक अध्यापिका हैं आप लोग, ऐसा कारक जो अधिगम को प्रभावित करे। अब अधिगम है तो सभी लोग जानते हैं अधिगम शैली भी होगी, प्रेरणा, दृष्टिकोण, ये मूल्य सारे हो जाएंगे। तो ये सारे जो है अधिगम को प्रभावित करेंगे। अधिगम शैली भी करेगी, प्रेरणा भी करेगी, दृष्टिकोण और मूल्य भी करेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। और मॉक क्वेश्चन में सभी के लिए प्रश्न क्या दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय सामग्री और माता पिता। सभी लोग बताइए। चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं और ये पिछली बार वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? नेगेटिव, नकारात्मक आपको चयन करना है। और साथ ही साथ टॉप 20 में क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा, आपका क्या सही रहा, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं आपके अगले क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।